आज एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज जहां मैं एक और देश के इस बहुत ही खूबसूरत पर्वतीय इलाके में लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में आया हूं, वहीं पर आज नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक सर्विस में 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। नरेंद्र मोदी जी has completed 20 years of public service and it is full of achievements. His commitment towards the progress of India, the well-being of India, a strong India and a sustainable development, we have seen that in the last 6 years in the center and close to 13 years in the state of Gujarat as Chief Minister of Gujarat. तो गुजरात में लगभग 13 वर्ष और केंद्र में प्रधानमंत्री के नाते 6 वर्ष नरेंद्र मोदी जी ने राज्य और केंद्र दोनों में आकर देश और राज्यों के विकास के लिए अपना योगदान दिया है। इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी वो बात करते हैं कि राज्यों के विकास के साथ देश का विकास भी होगा। और आज जब मैं लेह लद्दाख में आया हूं, तो एक बड़ा लंबी देर से सपना था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। कई साल नहीं, कई दशक बीत गए। Many decades passed, but those long-standing demand was never fulfilled. It is only when Narendra Modi ji took over as the Prime Minister of India, he fulfilled the demand of Ladakh and created a union territory. यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी मैं यहाँ पर आया और जब बनी तब यहाँ के लोकप्रिय सांसद नामग्याल जी का जो संसद में भाषण हुआ, आप कल्पना कीजिए एक छोटी सी टेरिटरी से आने वाले सांसद का भाषण पूरे देश भर में वायरल हुआ। लद्दाख के सांसद की मांग पूरे देश भर में बड़ी, इनको लोग सुनना चाहते थे। लद्दाख की आवाज़ को देश भर में पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी मोदी जी ने बनाया तब यहां के लोगों की भावनाओं को, यहां के कल्चर को, यहां के एथनिक वैल्यूज को, यहां की संस्कृति को, यहां के रहन सहन को जितने शानदार ढंग से उन्होंने संसद में रखा और संसद के माध्यम से देश में रखा, और देश को भी लगा कि यूनियन टेरिटरी बननी बहुत आवश्यक थी और इनकी कल्चरल, एथनिक, ये सारी वैल्यूज बनी रहे। हमने वो भी अपनी ओर से किया और बजट भी यहां पर बढ़ाने के लिए किया। लद्दाख डिवीजन बनाने का काम भी हमने पूरा कर दिया था, वो भी एक आपकी लंबी समय से मांग थी। फिर LAHDC की अगर मैं बात करें, हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करूं, ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की, इसको लेकर भी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो भी काउंसिल्स को और दी जाएं। जो आपकी समय समय से मांग थी वो भी हम कर रहे हैं। यहां तक कि जो आपका बजट मात्र 55 करोड़ था, ओनली 55 करोड़ यूज्ड टू बी द बजट, इट हैज़ बीन रेज्ड 5 टाइम्स। 55 करोड़ से बढ़ाकर इसको 232 करोड़ रुपया बजट कर दिया गया। और यही नहीं, जो कोविड से लड़ने के लिए लेह के लिए 2.5 करोड़ रुपया और इसके अलावा 3.5 करोड़ रुपया लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को कारगिल के लिए भी अलग से दिया गया है, कोरोना से लड़ने के लिए। और इसके साथ साथ जब 1000 से ज़्यादा लोग हमारे ईरान इराक में, चाहे
वो टूरिस्ट के नाते गए हों, स्टूडेंट के नाते गए हों, रिलीजियस तौर पे गए हों, जो वहाँ फंस गए थे, उन सबको भी भारत सरकार ने, मोदी जी ने निकाल कर सुरक्षित वापस घर पहुंचाने का काम किया है। तो बहुत बड़ा काम किया है। वेकेंट पोस्ट हमारे यहाँ पर थी, उनको भरने का काम जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स का था वो भी हमने किया, ताकि आपके विकास में कोई कमी ना आए, उसमें तेज़ी मिल सके, गति मिल सके। जो मैन पावर का गैप था वो भी हमने लोकल 188 लोकल इंजीनियर्स को रखने का काम हमने वो शुरू किया आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और जो फंड्स आपको मिलते हैं वो नॉन लैप्सेबल हो, यानी कि इस वित्तीय वर्ष में आप पैसा ना खर्च कर पाए। देखिए, मैं पहाड़ी राज्य से आता हूँ, मुझे पता 6 महीने तो ऐसे निकलते हैं कि हम ना सड़कें बना पाते हैं, ना नाली बना पाते हैं, ना कुछ और काम कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो मैन पावर भी जो कई दूसरे राज्यों से यहाँ पर काम करने आती, वो भी काम करने के लिए राजी नहीं होती। तो चिंता ये है कि जो उस साल का पैसा वो खर्च नहीं हो पाता तो वापस कहीं ना चला जाए, तो उसको नॉन लैप्सेबल बनाया गया ताकि वो अगले साल भी उसका उपयोग हम लोग कर सकें। ये एक बड़ा कदम है, ये भी साथ में किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड, ये भी 5 गुना इसमें वृद्धि की गई। तो जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि होगा उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे। और अब तो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो उससे और सुधार आपका उसमें भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने उसी में किया है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए। अब एक विशेष परिस्थितियाँ जो लद्दाख की हैं, मैं तो लाहौल स्पीति, किन्नौर और बाकी सब अपने इलाकों को भी देखता हूँ, तो मुझे तो अपना दूसरा घर ही लद्दाख, लेह लद्दाख में लगता है। कोई अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वैसी ही परिस्थितियाँ हैं। और हमारे यहाँ के लिए एनवायरनमेंट को लेके, हिमालयन एनवायरनमेंट को लेके केंद्र की सरकार, मोदी जी कितने सजग हैं, इसलिए उन्होंने जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट का कैंपस भी यहाँ पर सेटअप करने की बात कही। और इससे साइंटिफिक डिसीजन भी इस दिशा में हो पाएंगे। हर कोई कहता था कि यहाँ पे सोलर पावर की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन करते नहीं थे। हमने ग्रिड कनेक्टिविटी की बात भी कही है, और 7,500 मेगावाट्स सोलर कैपेसिटी लद्दाख से बनकर निकले। तो जैसा देश भर में हम किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाना चाहते हैं, हम लद्दाख को भी ऊर्जा के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि देश भर को लद्दाख भी अपना योगदान दे सके और ये आय के साधन भी आपके बढ़ सके। स्मार्ट सिटीज़ की तर्ज पर हम उसी दिशा में कि लेह लद्दाख की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसलिए स्मार्ट सिटीज़ की तर्ज पर लेह लद्दाख के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, ताकि हम इसकी कल्चरल, एथनिक एंड जो लोकल आर्किटेक्चर है उसकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ रखते हुए इसकी डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है नामग्याल जी, वैसे करना चाहिए। मैं पिछली बार भी आया था तो सब लोगों ने कहा कि हमारी बिल्डिंग्स, हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो उसी दिशा में बनी है। पार्टी का कार्यालय देखें, हमने बिल्कुल वैसा ही बनाया है। तो आगे भी डेवलपमेंट वैसी हो, उसके लिए हमने पूरी तरह से प्रयास किए हैं। कुछ बातें, क्योंकि बहुत लंबा इस पर मैं नहीं कहूँगा। आत्मनिर्भर पैकेज में सब्सिडीज़ भी हमने दी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, लद्दाख के लोग भी, हमारे युवा साथी भी इंजीनियरिंग करें, तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी अंतिम चरण में आपके सैंक्शन हो जाएगा, वो भी आपके स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक्सटेंशन सेंटर जो है वो भी इस्टेब्लिश यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, उसको सेटअप किया गया, फंक्शनिंग भी उसकी शुरू हो गई, शुरुआत भी हो गई। डिग्री कॉलेजेस आपके हमने शुरू कर दिए खालसा और द्रास में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी हमने मंजूर कर दी है।
और उसमें विशेषता ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ बुद्धिस्ट स्टडीज को भी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, बार बार इस पे बल क्यों दिया जाता है? लोकल कल्चर, लोकल एथनिक वैल्यूज, लोकल आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट स्टडीज, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है इस क्षेत्र की। मेरा आज लेह लद्दाख के लोगों से एक ही निवेदन रहेगा, मैं कुछ बातें और करने वाला, लेकिन एक कहना चाहता हूं। जब मोदी जी पब्लिक सर्विस के 20 वर्ष पूरे कर रहे हैं, जब मोदी जी लेह लद्दाख का सपना पूरा करते हैं, यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, जब मोदी जी आपकी ग्रांट को 5 गुना विकास के लिए बढ़ाते हैं, जब मोदी जी आपका बजट हजारों करोड़ रुपए का कर देते हैं, तो अब लेह लद्दाख के लोगों की जिम्मेदारी आती है कि एक भेंट स्वरूप, एक गिफ्ट के रूप में जब वोट पड़े तो पूरे लेह लद्दाख की हर सीट पर नरेंद्र मोदी जी के साथ ये पूरे क्षेत्र के लोग खड़े हो जाएं और कहें कि पूरा क्षेत्र मोदी जी के साथ खड़ा है। देश की डेवलपमेंट और लद्दाख की डेवलपमेंट हम मोदी जी के साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। यहां पर भी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अगर बीजेपी की शासित बनती है तो दोनों में इतना समन्वय आपस में होगा, संपर्क आपस में रहेगा और सहयोग आपस में रहेगा, तो दुनिया की कोई ताकत लद्दाख के विकास को रोक नहीं पाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, लद्दाख के लोग जहां एक और भाजपा को वोट करेंगे, वहीं पर मोदी सरकार लद्दाख के विकास के लिए कोई कदम पीछे नहीं हटेगी, सब आगे ही बढ़ेंगे। सर, अभी आपने बोला कि लद्दाख को 5000 करोड़ यूटी को फंड मिला, लेकिन उसमें काउंसिल को आपने आपकी स्पीच में ही बताया 232 करोड़ दिया, तो ये मामूली 5% पर काउंसिल का हक है, बाकी तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ब्यूरोक्रेट्स खर्चा करते हैं, तो ये काउंसिल का एम्पावर कैसे हो सर? तो काउंसिल में भी 5 गुना बढ़ा है। नहीं, वो तो आपको पहले 55 करोड़ मिलता था, अब 232 करोड़ मिलता है। सर, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि लद्दाख में काउंसिल है, इसलिए लद्दाख के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन फंड को लेकर अभी 500 करोड़ में से 232 करोड़ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास देंगे, तो फिर काउंसिल का एम्पावर कैसे? देखिए, अब दूसरा ये आप कह सकते हो कि देश का इतना बजट है, एमपी को तो 5-5 करोड़ रुपया ही मिलता है डेवलपमेंट के लिए। अब कहने के लिए ये भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, अब अलग अलग, जैसे हमारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज अपना पैसा खर्च करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम अपने आप करती है। जल जीवन मिशन है, वो अपने फंड से अपने आप करती है। वो आपके यहाँ के डिपार्टमेंट्स को अलग से पैसा देगी। कैपेसिटी बिल्डिंग भी आपको करनी पड़ेगी। एक तरफ हम नियुक्ति कर रहे हैं ऑफिसर्स की, जो वैकेंसीज आपके खाली पड़ी हैं, एक तो हमने इंजीनियर्स का कर दिया, दूसरी तरफ 6471 जो बाकी वैकेंसीज है उसको भरने का काम कर रहे हैं, ताकि लद्दाख के लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिले और कैपेसिटी बिल्डिंग हो। जैसे जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता ये भी बढ़ता जाएगा। सर, आपने बोला एमपी को 5 करोड़ है, लेकिन जो भारत की जो सारे जो प्लान बनाते हैं, कहाँ कितना प्रोजेक्ट करते हैं, वो तो जो एमपी मतलब डिसाइड करते हैं, वो इनडायरेक्टली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन यहाँ जो मैं ले की बात कर रहा हूँ, वो तो ब्यूरोक्रेसी जो बाहर से आते हैं, एलजी होता है या कोई भी होता है, कमिश्नर होता है, उनके डिस्पोजल पे होता है ना। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसका पब्लिक पे कोई हक नहीं, सिर्फ 232 करोड़ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे है। ब्यूरोक्रेट अपने ऊपर तो खर्च करेगा नहीं, पब्लिक के लिए ही वहाँ पर खर्च करेगा। वो तो करेगा सर, लेकिन मेरे बात का आपने वो अल्टीमेटली सांसद को मिले या किसी काउंसलर को मिले, पैसा वो सरकारी तंत्र के माध्यम से ही खर्च होता है। देखिए, एक एमपी से ज़्यादा एक पंचायत का प्रधान आज पैसा खर्च करता है। 14th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा आता है वो पंचायत के प्रधान के पास कितना आता है? एक एमपी, मेरे जैसा एमपी अपनी पंचायत में 5 सालों में मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपया खर्च करता है, लेकिन वही पंचायत का प्रधान करोड़ों रुपए वहाँ पर खर्च करता है। नहीं, इस पे प्रेसिडेंस है सर, इसलिए पूछ रहे हैं। जब हिल काउंसिल के पास पावर्स नहीं रही, इसलिए हिल काउंसिल का चेयरमैन जाके एलजी के सामने धरना बैठना पड़ा, because he doesn't have powers and powers are established to the UT administration. जो हमारा जो that is why
how much funds can be given to the hill Hill council? Council. जो Want to say papers- something? Yeah. विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मैं इसको ये कहना चाहूँगा, जो हमारे काउंसिल के चेयरमैन साहब एलजी साहब के दरवाजे पे धरने पे गया, इस बात को जो है बार बार उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि काउंसिल के पास पावर नहीं था या काउंसिल हम चला नहीं सके, इसलिए धरने पे नहीं गया। यूटी नया नया बने, फंक्शन में ऑब्वियसली जब यहाँ पे अलग से यूटी आया, काउंसिल ऑलरेडी चल रहा था, तो काउंसिल का एक्ट आप खोल के देखिए, यूटी बनने के बाद काउंसिल के एक्ट में एक वर्ड भी डिलीट नहीं हुआ, ओमिट नहीं हुआ। इसका मतलब काउंसिल का जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें एक भी पावर वापस छीन के नहीं लिया। अब बात यह है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दरवाजे पे बैठे, कमिश्नर सेक्रेटरी दरवाजे पे बैठे, तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कन्फ्लिक्ट ऑफ रोल का ही है, बीच बीच में कन्फ्यूजन ऑब्वियसली होते हैं। लेकिन काउंसिल के चेयरमैन ने एलजी साहब के ऑफिस पे धरना लगा, मैं तो सल्यूट करना चाहूँगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने लोगों के लिए अपने लड़ाई लड़ा, सरेंडर करके, रूलिंग पार्टी होते हुए भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को डर के झुक के चुपचाप नहीं बैठा, हमने लड़ा, लोगों के लिए लड़ा। सीईसी अपने सैलरी के लिए धरने पे नहीं बैठा, एलोवेंस के लिए धरने पे नहीं बैठा, सीईसी को अपना कुर्सी अच्छा नहीं मिल रहा इसलिए नहीं बैठा। हमारे लोग, मरीज लोग, स्टूडेंट लोग, पिलग्रिम्स लोग बाहर फंसे थे, उनको जल्दी से जल्दी लाए, ये भारतीय जनता पार्टी के काउंसिल ने चिंता की है, इसलिए धरने पे बैठा। लाने में देरी हो रहा था इसलिए चिंता करके हमने वहाँ पे धरना लगा, तो लोगों के लिए किया हमने। हमारे पार्टी के झंडा नीचे जा रहे थे इसलिए हमने धरना नहीं लगा। हमारे गरीब, हमारे मरीज लोग गर्मी में वहाँ पे कष्ट हो रहा था इसलिए हमने धरना लगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में भी ना हम पार्टी कंपल्शन में रहेंगे, ना हम गवर्नमेंट के आगे झुकेंगे, अपने लोगों के हित में जहां भी पड़े हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों करके दिखाया है, सर, इसको इस तरफ से भी देखना सर, चाहिए। सर मैं ये कहना चाहूँगा, सीसी धरने पे बैठा, आपने बोला सीसी आपने घर के लिए नहीं बैठा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आपने जो पिलग्रिम्स है, वो स्टूडेंट्स है, उनको लाने में 1 करोड़ फंड के लिए धरने पे लगा, ये भी तो देखने की बात है ना सर। नहीं, मैं उसमें ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया भर की परिस्थितियाँ, आपका इंटरनेशनल ऑपरेशंस बंद थे, लिमिटेड फ्लाइट्स गिनी चुनी चल पा रही थी, उसके बावजूद वहाँ से इवैक्यूएशन, उन देशों में क्या हालत थी, उनके ऑपरेशंस कैसे थे, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता था। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने, मैं जानता हूँ भली भांति, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, होम मिनिस्ट्री से लेकर प्रधानमंत्री जी ने, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कैसे सारा कोऑर्डिनेशन करके वो भी किया, दुनिया से भी लाए और देश के अंदर से भी पहुंचाने का काम किया है। ये छोटा काम नहीं है। दुनिया के कितने देश कर पाए, नहीं कर पाए उतने देश। अगर हमारा आंकड़ा आप देखेंगे, लाखों लोगों को अगर हम वापस लाने में सफल हुए तो एक सफल सरकार की ओर दिखता है। और यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने, हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने भी अगर अपने हक की लड़ाई लड़ी है तो वो बधाई के पात्र हैं, उनको तो बधाई देनी चाहिए। आखिरकार जनता ने जो चुने हुए हैं उनको उनके हक लिए लड़ना चाहिए। और जहाँ तक आपने पैसा खर्च करने की बात कही, उनका बजट भी बढ़ा है और कुल मिला के लद्दाख का बजट भी बढ़ा है चुने प्रतिनिधि। बट सर, हम वैसे ही हिल काउंसिल का इलेक्शन, अगर हम 6th LHDC इलेक्शन को देख रहे हैं, तो क्या मतलब व्हाट विल बी द चेंजेस एंड न्यू अबाउट दिस हिल काउंसिल? बिकॉज जो अभी एग्जिस्टिंग हमारा काउंसिल है, विच हैव अ वेरी लिमिटेड पावर्स, सो you have already mentioned कि सेंटर में बीजेपी है एंड देन काउंसिल में भी बीजेपी होगा, तो दैट cordial relationship will be there. But in 5th LHDC also the council BJP was in a power of Hill Council, and along with the central government में भी BJP था. तो sir, like I am very curious कि मतलब ये coming existing अगर BJP power में आया तो 6th LHDC what will be the new and what assurance will be there that this 6th LHDC will be different than the existing पहले वाले LHDC से? पहला मैं कहूँ, अगर आप केवल पिछले कुछ वर्षों का उदाहरण उठाएं और तुलना करें तो पहले से कई गुना ज़्यादा मोदी सरकार ने लद्दाख के विकास के लिए दिया, हर क्षेत्र के लिए, शिक्षा, सड़क और बाकी हवाई क्षेत्र सबके लिए। आप एयरपोर्ट ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, आपके टूरिज्म के लिए लीजिए, सबके लिए किया। ओवरऑल बजट का हमने एक्सपेंशन करने का काम किया है। दूसरी ओर यूनियन टेरिटरी की आपकी डिमांड थी, वो भी हमने किया। लद्दाख रीजन बनाने की बात थी, वो भी हमने किया है।
जो जो मांगे आए हम उसको करते चले गए। ये तब हुआ जब कोऑर्डिनेशन बेहतर था। एंड आई कैन गिव अ कमिटमेंट हियर, द कोऑर्डिनेशन विल बी बेटर, द प्रोग्रेस विल बी बेटर, द ग्रोथ विल बी बेटर, एंड इफ यू हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग and mutual commitment towards the growth of this region. And that is how Prime Minister Modi is committed towards the region of Ladakh. And all I can say is, with the new Hill Development Council, Modi government will be committed towards the growth of this region. So, And that is how, for the further growth, further progress, further sustainability of this region, everything will be committed towards this region. So you have mentioned about the rich culture and identity before, and you said like BJP is very much positive about the rich culture and identity of the Ladakh region. At the same time, after UT declaration, there is a constant fear among the people of losing their culture and identity. So what the government is focusing and will do to safeguard the rich culture and identity of the Ladakh? मुझे लगता है जब मैं पहला भी अपना मेरा दौरा लद्दाख के यूटी बनने के बाद हुआ तो कल्चरल प्रोग्राम के लिए ही हुआ था। मेरे लिए भी बड़ी अट्रैक्शन थी, मेरी तरह के हज़ारों लोगों को इस क्षेत्र में आने के लिए अट्रैक्शन थी, और मोदी सरकार की कमिटमेंट थी। तभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस होने के नाते भी मैं उस प्रोग्राम में आया, और मैंने ये भी कहा था कि अगले साल जब आप करोगे, मुझे एज अ चीफ गेस्ट नहीं भी बुलाओगे तो एज अ टूरिस्ट मैं यहाँ पर आपके लिए आने वाला हूँ, और उसकी प्रमोशन हम दुनिया भर में करेंगे। ये जो हम बार बार कहते हैं यहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ को, एथनिक वैल्यूज़ को, यहाँ के आर्किटेक्चर को, यहाँ के ओवरऑल कल्चर को प्रमोट करने के लिए, मैं केवल बचाने के लिए नहीं, मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। बट अभी तो सेफगार्ड के लिए मांग रहे हैं सर, लाइक ये डर कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। मैं लद्दाख के अपने भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आपके मन में 1% भी भ्रम नहीं रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है। मैं कहना चाहता हूं, दलाई लामा जी की टीचिंग्स के लिए आज भी कितने लोग आते हैं, फ्लाइट्स वहाँ पे कितनी शुरू की गई, कितनी डेवलपमेंट वहाँ पर की गई, बाकी सब किया गया। ऐसा ही केवल धर्मशाला नहीं, हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, बाकी जगह देखिए कहाँ पर फर्क पड़ा है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ तो इनफैक्ट माइनॉरिटीज़ को उनके और अधिकार मिल पाए। You have mentioned Central University for Ladakh, and government has बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज शुरू किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में कितना सक्सेसफुल रहेगा सर? जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है, एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है, जब वही अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इज इट जस्ट हम नंबर काउंट कर रहे हैं कि हमने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, या हम क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्वालिटी के ऊपर ही फोकस करेंगे, और उससे लोकल जो, जैसे मैंने बुद्धिस्ट स्टडीज़ के बारे में कहा, उसके बारे में भी, और बाकी सब, क्योंकि हर रीजन की एक स्पेसिफिक डिमांड भी होती है। हिमाचल में हो सकता है कुछ और डिमांड हो, गुजरात में कुछ और हो सकती है, यहाँ के कुछ कोर्सेज उससे हट के अलग हो सकते हैं। कॉलेजेस 2 थे, एक में अच्छी एडमिशन हुई, इस में नहीं हुई, लेकिन हो सकता है समय लगे। कई बार स्टूडेंट्स को होता है नया बना है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सक्सेसफुल तो हमें मिलकर बनाना है, और हमें इस रीजन में विकास करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, या एनसीसी के सेंटर्स देने की बात भी है, तो सारी जिम्मेदारी हमारी और साथ साथ में हिल डेवलपमेंट काउंसिल की और स्थानीय लोगों की बनती है। और हम सब इकट्ठे मिलकर, मोदी सरकार, हिल डेवलपमेंट काउंसिल, हमारे एमपी साहब, सब प्रतिनिधि चुनाव होने के बाद एकजुट होकर लगेंगे, उनको सफल बनाएंगे, केवल घोषणाएं नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको क्यों लग रहा होगा, मैं आपको एक थोड़ा उदाहरण देता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में। एम्स मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, एम्स अस्पताल, पीजीआई अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, ये हम लोग वहाँ पर लेकर आए एनआईटी। अब आपको इनिशियली लोगों को लगता होगा घोषणा हो गई, लेकिन समय लगता है किसी इंस्टीट्यूट को बिल्डअप होते और एस्टैब्लिश होते होते। हिमाचल की पॉपुलेशन एंड लद्दाख का पॉपुलेशन कांट बी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ, इसलिए वहाँ पर
जहाँ स्थानीय बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, वहीं पर जब बाकी बच्चे भी आकर पढ़ेंगे साथ में, तो यहाँ के लोगों की आय के साधन बढ़ेंगे. You will have more students, you will have more teachers, you will have more people to shop in these in the local area. You will have more tourists coming in. जब बच्चे पढ़ने आएंगे, उनके परिवार भी उनसे मिलने आएंगे, तो यहाँ पे टूरिज़्म को भी बल मिलेगा. और यहाँ के एजुकेशन के माध्यम से जो अलग अलग स्टडीज़ होंगी, उसका दुनिया भर में लाभ मिलेगा. You want to add anything? मैं अभी वाले क्वेश्चन पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. ऑब्वियसली यहाँ के साइज ऑफ पॉपुलेशन को देखते हुए कुछ लोगों को ये लगता होगा कि इतने सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे फिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है. यहाँ सोआ रिगपा इंस्टीट्यूट बना रहे, तो उसको हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिगपा कहा है. नेशनल मीन्स यानी कि नॉट ओनली इन लद्दाख, इंडिया के जितने भी हिमालयन पार्ट्स एंड अदर देन इंडियंस, भूटान में हो या तिब्बत में हो या जहाँ भी हो, जो सोआ रिगपा का जो प्रैक्टिशनर है, जो सीखने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आके पढ़ाई करें. उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब हमने विजन देखा, तो हमने हमारा पॉपुलेशन का साइज केवल नहीं देखा, यहाँ स्टडीज़ जो है हम क्या क्या ऑफर कर सकते हैं. यहाँ के स्पेस स्टडी, ग्लेशियर के स्टडी, इन्वायरमेंट, सोलर, मेडिसिनल प्लांट, जो दुनिया के कहीं कोने में नहीं है, ऐसे चीज़ें हमारे पास जो है, इन चीज़ों के स्टडी जो है विशेष रूप से ऑफर करके सिर्फ इंडिया ही से नहीं, दुनिया भर से स्टूडेंट को हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं अलग अलग स्टडीज़ के लिए. तो ये एक बड़ा विजन है. तो उससे लोगों को लद्दाख के बारे में जानकारी तो ऑब्वियसली मिलेगा, लद्दाख के संस्कृति, लद्दाख की विशेष जो जानकारी है वो तो मिलेगा, साथ ही साथ लद्दाख की आमदनी भी बनेगा, जिस तरह माननीय मंत्री जी ने कहा. तो ये जो है हमें विजन जो है थोड़ा खोल के देखना है. इस पे मैं एक छोटा सा ऐड और कर दूँ. आइसलैंड के प्रेसिडेंट से मैं जब एक बार मिला, तो उनका मानना था जिस तरह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है, तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस रीजन में इनकी स्टडीज़ के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट बनना चाहिए. और मुझे लगता है जहाँ आपके यहाँ इतने इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, उसमें एक एक सब्जेक्ट अगर ऐसे भी होते हैं, तो केवल भारत के लिए नहीं, ये दुनिया भर के लिए बहुत एक अट्रैक्शन का केंद्र बनने वाला है. आपको आज ये छोटा लगता होगा, लेकिन कल को ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी होगा, और हमें इसमें बहुत बल देना चाहिए. सर, मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, जो इलेक्शन आते आते बीजेपी के 4 काउंसलर रिजाइन दे चुका है, काफ़ी 2-3 मंडल भी डिसॉल्व हो चुका है, तो इस पे आपका क्या कहना है सर? स्थानीय विषय, स्थानीय लोग. ये बहुत एक महत्वपूर्ण जो सवाल किया है. अब सबके जानकारी में आया पिछले दिनों जो है, ऑब्वियसली जब इलेक्शन आते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में हालचाल तो रहते ही है. भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड लेवल पे एक्सरसाइज करके हमने मैंडेट का जो घोषणा किया, ठीक है, उस निर्णय से हमारे अपने कार्यकर्ता कुछ लोग जो है असहमति उन्होंने दिखाया, थोड़ा नाराज़गी भी दिखाया, लेकिन आज भी हम उसको बगावत नहीं कहते हैं. ठीक है, एक डिसीजन से वो असहमत थे, वो अपने नाराज़गी जाता रहे, वो उनका हक है, लेकिन आज भी वो हमारा ही कार्यकर्ता है. तो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ये उनका ही घर है, इन्हीं घर में वापस आना है. ये इंटरनल जो थोड़ा सा ड्रिफ्ट है, वो इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के लिए ड्रॉबैक नहीं है? परिवार में सब चलता है, लेकिन लद्दाख के लोग जानते हैं कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मोदी जी ने बनाया. लद्दाख के विकास के लिए धन और राशि, रकम, बजट मोदी सरकार दे रही है. और लद्दाख के लोग, मैं तो पहाड़ी हूँ, मैं जानता हूँ पहाड़ी लोग समय आने पर धन्यवाद कैसे करते हैं. हिमाचल की जनता ने चारों की चारों सीटें मोदी जी को जिताई थी, और यहाँ पर भी लद्दाख के लोग रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे और धन्यवाद के रूप में मोदी जी का करने वाले हैं. थैंक यू.